यूरोपीय इतिहास की आपकी तैयारी के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के विषय में गहराई से उतरने वाले हैं और इस पाठ के अंत तक आपको इस विषय पर पूरी स्पष्टता मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक सीमाओं के अस्तित्व में आने से बहुत पहले यूरोप कई छोटे-छोटे राज्यों का एक जाल था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के साथ सब कुछ बदल गया। 1789 में फ्रांस में एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। पहली बार हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। संप्रभुता को पूर्ण राजशाही से सीधे नागरिकों के हाथों में सौंप दिया गया था। एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने संस्कृति को ही बदल दिया। उन्होंने प्रतिष्ठित फ्रांसीसी तिरंगा झंडा पेश किया, समान कानून स्थापित किए और एक ही राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा दिया। लेकिन इस विचार को रोका नहीं जा सका। जल्द ही फ्रांसीसी सेनाओं ने पूरे यूरोप में मार्च करना शुरू कर दिया, जो राष्ट्रवाद की इस शक्तिशाली और संक्रामक चिंगारी को पड़ोसी देशों तक ले गए, जिसने महाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया और आधुनिक यूरोप के लिए मंच तैयार किया। अब मैं चाहता हूं कि आप 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के नक्शे की कल्पना करें। यह आज के नक्शे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। एक एकीकृत जर्मनी या एकीकृत इटली के बजाय आप दर्जनों खंडित, स्वतंत्र राज्यों, रियासतों और छोटे साम्राज्यों को देखेंगे, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक, मुद्रा और स्थानीय कानून थे। यह एक भूराजनीतिक पहेली थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति द्वारा बोए गए राष्ट्रवाद के बीज इन क्षेत्रों में गहरी जड़ें जमा चुके थे। जिन लोगों की भाषा, संस्कृति और इतिहास साझा था, उन्होंने एक क्रांतिकारी सवाल पूछना शुरू किया: हमें एक ही झंडे के नीचे एकजुट क्यों नहीं होना चाहिए? यह बढ़ती भावना सिर्फ एक रोमांटिक सपना नहीं थी, यह एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई। जर्मन और इतालवी दोनों क्षेत्रों में शानदार राजनयिकों और भयंकर सैन्य नेताओं ने ऑस्ट्रियाई जैसे विदेशी साम्राज्यों को बाहर निकालने और इन खंडित भूमियों को एक साथ जोड़ने के लिए जटिल अभियानों का आयोजन करना शुरू कर दिया। इसने मानव इतिहास के दो सबसे नाटकीय राजनीतिक एकीकरणों के लिए मंच तैयार किया। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये दो बड़े एकीकरण एक साथ कैसे हुए। जर्मनी में प्रतिभाशाली ओटो वॉन बिस्मार्क इसके सूत्रधार थे, जबकि इटली में काउंट कैवूर ने कूटनीति संभाली और ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने सेनानियों का नेतृत्व किया। प्रमुख राज्यों पर ध्यान दें। प्रशिया वह शक्ति थी जो जर्मन एकीकरण को चला रही थी, जबकि सार्डिनिया पीडमोंट ने इटली के लिए नेतृत्व किया। उनके तरीके भी थोड़े अलग थे। बिस्मार्क ने प्रसिद्ध रूप से रक्त और लौह, सैन्य बल और रणनीतिक युद्धों पर भरोसा किया, जबकि इटली ने सशस्त्र स्वयंसेवक विद्रोहों के साथ-साथ चतुर विदेशी गठबंधनों पर बहुत अधिक भरोसा किया। अंततः इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 1871 में जर्मनी में कैसर विलियम प्रथम की ताजपोशी हुई और 1861 में इटली में विक्टर इमैनुएल द्वितीय की ताजपोशी हुई। और इसके साथ ही आपकी यूरोपीय इतिहास की यात्रा के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जानने योग्य सब कुछ समाप्त होता है। हमारी अगली कक्षा में हम औद्योगिक क्रांति के प्रभावों पर आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। अधिक जानने के लिए एग्जामिवर्स एआई स्टूडियो पर जाएं।